हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया एकदम। मैं भी बहुत बढ़िया। और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। आपको एक बड़ी ही गुड न्यूज है सीएमए इंटर वाले बच्चों के लिए। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का बहुत ही छोटा पार्ट है जो कि पार्ट ए है, जिसमें आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। पार्ट ए के अंदर है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, और पार्ट बी के अंदर है, बताओ क्या बेटा? ऑडिट। मैं ऑडिट की बात नहीं करूंगा, मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात करूंगा। इसका जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड जो कंटेंट है, उसको मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा। अब बात यह समझनी है कि हम इसके अंदर क्या क्या कवर करने वाले हैं, या हम इसमें क्या क्या पढ़ाने वाले हैं और किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर, क्या हमने पहले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग नहीं पढ़ा है, या हमने सेल्फ में किया है, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, इतनी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं हो पा रही। मैंने कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप रेगुलर बैच में ही पढ़ रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो एनालिसिस वाला पार्ट है उसको थोड़ा मैं कम करूंगा, थोड़ा क्या उस पर चर्चा बहुत कम कर पाऊंगा। लिखाने का जो आपका कंटेंट है उसको भी कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक मैं उसको कम करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं वही लिखाऊंगा जो आपके प्रैक्टिकल कंटेंट से रिलेटेड है। थ्योरेटिकल की मैं ज्यादा यहाँ बात नहीं करूंगा। तो मैं सीधी सीधी बात कहूंगा कि भैया ये इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। कंसेप्ट को डेफिनेटली समझाऊंगा, बैकग्राउंड समझाने के बाद ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। देन उसके बाद उसको हम करेंगे। आपको बहुत आसान लगने वाला है। आपने यदि कहीं भी नहीं पढ़ा, सेल्फ में भी नहीं किया, आई प्रॉमिस कि आपको 100% समझ में आएगा। अब देखो मैं कवर क्या क्या करने वाला हूं। अभी मैं पेपर 10A की बात कर रहा हूं, ओनली फॉर पेपर 10 और पार्ट ए, इसी की बात करूंगा। मैं क्या क्या टॉपिक कवर कराने वाला हूं इस पूरे फास्ट ट्रैक के अंदर, या कहें तो रिवीजन के अंदर, जो भी आप मानो मान सकते हो। क्योंकि ये थोड़ा करीबन नाना करके 15 से 20-22 घंटे का जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबल जितने टॉपिक्स हैं, खासकर बच्चों की डिमांड थी इंडेज की। क्योंकि मैंने देखा है जितने मेरे फ्रेंड हैं या जितने मेरे स्टूडेंट से पढ़ते हैं, हर कोचिंग में एएस करा देते हैं। एएस के नाम पे इंडेज डाल रखा है कि भैया ठीक है, यही एएस है, ये इंडेज। ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक गलत फहमी माइंड से निकालनी पड़ेगी। जो कंटेंट एएस का है वो एएस का है, इंडेस का इंडेस, दोनों डिफर है। क्योंकि मैं सीएमए फाइनल को पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूँ। आई एम आईएफआरएस एक्सपर्ट। इस मैटर को देखें तो अपन इस बात को कर सकते हैं। आईएफआरएस की अच्छी खासी नॉलेज है। तो उस बेस को लेकर के मैं आपके सामने, क्योंकि मैं बेसिकली सीए फाइनल और सीएमए फाइनल के लिए सीएफआर पढ़ाता हूं, तो इसीलिए मुझे बच्चों की बहुत क्वेरी थी कि सर, जो मेरे खास पर्सनल स्टूडेंट थे जो कि कई और कोचिंग पढ़ते थे, कि सर इंडेस तो करवाओ कम से कम। हमने पढ़े हैं, वो एएस करवा देते हैं, हमने एएस पढ़े हुए हैं, सेम कॉपी वही कर दिया, उन्होंने वही पढ़ा दिया, हमने टेंशन ना लो। एएस को डेफिनेटली मैं लूंगा। हाँ, ज्यादा लेंथ नहीं बढ़ा पाऊंगा, क्योंकि लेंथ में आपको सीखना फाइनल में आकर के, वहां आपको 15-15, 16-16 घंटे का एक इंडेस चलेगा। यहां पर कोशिश करूंगा 1 से 1.5 घंटे में आपके इंडेस को समराइज करूं और आपके सामने डिलीवर कर दूं। क्लियर है? तो यहां पर इंडेस की सीरीज बहुत बेहतरीन चलाने वाला हूं। जितने भी इंडेस है, 7, 8, 9, 10 जितने इंडेस हैं, सारे इंडेस में आपके सामने डिस्कस करूंगा, और एक एक चीज जितना प्रैक्टिकल रिलेवेंट है, सारी बातें मैं आप करने वाला हूं। ठीक है, तो इंडेस की टेंशन नहीं लेनी है। मैं इस पूरे को 2 पार्ट बताऊंगा। एक है प्रैक्टिकल, एक है प्रैक्टिकल, दूसरा है इंडेस। 10 to 15 मार्क्स का वेट है और इंपॉर्टेंट भी है। और आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, मैंडेट है ये। क्योंकि फ्यूचर में काम आएगा। फाइनल में जब आओगे तो इंडेस ही मिलेंगे पढ़ने को आपको। और जब इंडस्ट्री में काम करोगे तो इंडेस आपके रिलेवेंट। जो अकाउंटिंग कर रहे हो, डेबिट क्रेडिट, ये कुछ नहीं होता वहां पर। प्रैक्टिकल में क्या क्या कवर कराने वाला हूं मैं? इशू ऑफ शेयर का एक लेक्चर पहले ही डाल चुका हूं, आप उस लेक्चर को देखें। एक लेक्चर और डाल दूंगा, बाकी मैं इशू ऑफ शेयर पर चर्चा नहीं करूंगा। ठीक है ना? एक लेक्चर पहले डाल चुका हूं, 1 घंटे का। 1 घंटे का एक लेक्चर और डालूंगा, जिसमें आपके जो कंसेप्ट जितने भी शेयर कैपिटल, वो सारे सारे खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा इशू ऑफ शेयर में क्या क्या लेना है मुझे? एक तो लेना है मुझे बोनस शेयर, बोनस शेयर, और एक लेना है मुझे बाईबैक। बस, मैं 2 टॉपिक बेसिकली कवर कराऊंगा, और कोशिश करूंगा कि इनके अंदर एटलीस्ट कम से कम 10 क्वेश्चन कराऊं आपके लिए। 10 क्वेश्चन यहां पर और 10 क्वेश्चन यहां पर। यानी मैं कहूं तो 2 आवर्स की क्लास में यहां पर लूंगा, और 2 आवर्स की क्लास में यहां पर लूंगा। यानी कि आपने कहीं नहीं भी पढ़ा होगा ना, एक एक चीज आपको इसमें क्लियर होगी, आपको टेंशन नहीं लेनी। बेसिकली मैं इन दोनों टॉपिक की बात करूं, करीबन आपको 5 से 6 घंटे की क्लास लेता हूं
इन दोनों टॉपिक खत्म करने के लिए, बट आपके लिए ओनली फॉर मैं आपको इसको 2 आवर्स यानी कि 4 घंटे में, और यहाँ मैं वैसे कहूँ तो 5 to 6 ईच लगता है, यानी टोटल कहें तो 10 घंटे की क्लास लगती है इसके अंदर, बट मैं आपको नॉर्मल 4 घंटे में इसको कवर कराने की कोशिश करूंगा। ये है शेयर में। इसके अलावा हम बात करते हैं किसी बताओ, इंश्योरेंस कंपनी आता ही आता है। इसके अलावा है बैंकिंग कंपनी, इसकी भी चर्चा करूंगा। एक आता आपके इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इसकी भी बात करूंगा, ठीक है। या मैं इनमें से किसी 2 कंपनी की बात करूंगा, क्योंकि इनमें से 2 से ही क्वेश्चन उठते हैं। हाँ, कंसेप्ट में सबके लूंगा, कंसेप्ट में सबके लूंगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं मैं, या तो इसके लूंगा या फिर इसके, इनमें से किन्हीं एनी टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन सिखाऊंगा, ठीक है ना। मैं तीनों की नहीं सिखा सकता, रीजन में कि टाइम बेटा बहुत लगता है इनमें, इनमें टाइम बहुत लगता है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट लंबे लंबे होते हैं। पहले फॉर्मेट को आपको समझाना होता है, देन उसके बाद लर्निंग पर ध्यान देना पड़ता है, देन उसके बाद हम उसको फाइनेंशियल डिस्कशन करते हैं। कंसेप्ट में बेसिकली तीनों के करूंगा, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 ही कंपनी के बताऊंगा। इनमें से कोई 2 हम सेलेक्ट कर सकते हैं बेस्ट, जो प्रोबेबिलिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। इसके बाद हम बताओ क्या बात करेंगे इसके अलावा, और क्या ले सकते हैं इसके अंदर, बताओ क्या ले सकते हैं इसके अंदर हम। मेरे हिसाब से यही कंटेंट है, ठीक है। अंडर राइटिंग बच्चों की डिमांड हुई, अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज यदि बच्चों की डिमांड हुई तो मैं लूंगा, अदरवाइज मैं इसको यहां से स्किप करूंगा, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकल कंटेंट है जो हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा है इंडेस, जिनकी भी पूरी तरीके से शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है, कोशिश करेंगे 2 आवर्स या 1.5 आवर्स ईच स्टैंडर्ड देंगे, बाकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी जब फाइनल में इन्हीं इंडेक्स को जब मैं पढ़ाऊंगा आपके लिए, तो 10 to 15 आवर्स मिनिमम हम आपको टाइम यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे, इसके हिसाब से लेंथ में आपको वहां पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक हम चल सकते हैं क्या। को किसी भी बच्चे को दिक्कत हो अपने दोस्तों को रेफर कीजिएगा, चाहे आपने कहीं से भी पढ़ा हो, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है ना। हर टीचर बहुत शानदार पढ़ाता है, मैं किसी की वो नहीं कर रहा, लेकिन आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और बेहतर डेवलप हो जाएगी यदि आप यहाँ से और सीखोगे तो, ठीक है। बाकी मेरे जो आपके यूट्यूब चैनल है, इसके डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मेरा नंबर दे रखा है, वहां पर टेलीग्राम चैनल दे रखा है, आप उनको जाकर के क्या करें, आप उनको जाकर के सब्सक्राइब करें। वहां पर आपको डेफिनेटली जो मोर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन वहां आपको मिलेंगी, और टेलीग्राम चैनल पे ही आपका डिस्कशन होगा। यदि कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, वही डिस्कशन करना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जाना है, ठीक है ना। आप कहां जाओगे, सीधे टेलीग्राम चैनल पर, वहां ज्वाइन कीजिएगा। वहां कोई डिस्कशन आपको मेरे रिलेवेंट तो हम बात करेंगे। एग्जाम से 1-2 दिन पहले हम डायरेक्ट, हो सकता है कि आप चाहोगे तो हम आपसे जो जूम मीटिंग है उस पर एक बार बात करें, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करवाएं उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो यानी कि ये है आपके पास क्या बेटा, क्या ये है आपके पास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का कंटेंट, जिसको मैं कवर कराने वाला हूं, ठीक है। अब बात आती है पेपर नंबर 9 की। पेपर नंबर 9 आपको पता 2 पार्ट में है, एक है ओएम, एक है एसएम। तो ओएम वाला पार्ट जो है वो 60% है, और ये जो पार्ट है वो कितना बेटा, 40%। इसकी भी मैं आपको एज ए रिवीजन टाइप में कराऊंगा। रिवीजन, मैं थ्योरम पर ध्यान नहीं दूंगा, जहां मुझे लगता है थ्योरी है तो मैं आपको वहां क्लिक करवाऊंगा, बेटा इसमें थ्योरी पढ़नी है। प्रैक्टिकल का 100% टॉपिक जो कि 15 to 20 आवर्स में कराना है, 15 to 20 आवर में, क्लियर है। यानी कि मैं ओएम की बात और करूंगा, तो पेपर नंबर 9 और पेपर नंबर 10 दोनों की बात करूंगा। अब बात आती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, एफए की। मैं एफए की बात अभी नहीं करूंगा, एफए का ओनली फॉर हो सकता है कि मैं कुछ टॉपिक ही डालूं, क्योंकि टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, मैं इतना ज्यादा शायद नहीं करा पाऊंगा। लेकिन मैं जो कोर पेपर है, मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जिसका मेरे कोर पेपर है, ओएम में पिछले 3 साल से पढ़ा रहा हूं, उसमें डाउट नहीं है, आपको 20 घंटे उसका रिविजन करेंगे, देन उसके बाद हम आगे इसको आगे चलाएंगे, ठीक है। क्लियर कहानी तक। तो बेसिकली पेपर नंबर 9 और पेपर नंबर 10 दो की मैं डिस्कशन करने वाला हूं, और इसको एज सुन एज 1-2 दिन के बाद आपको लाइव मिलूंगा। लाइव का टाइम आप फिक्स कर देंगे कि इस टाइम आपको लाइव मिलना है, और उस टाइम पर दोनों पेपर में से एक नहीं आएगी, तो आप एंगेज ही होइएगा, वहां पर आप बात करेंगे और वहां पर हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आज बात करते हैं कंटेंट की। ये तो हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन साथ ही हम अपनी अब बात को बढ़ाएंगे आगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक कहानी। किसी को कोई और टॉपिक लगता है सर हमें ये टॉपिक चर्चा करनी चाहिए, तो डेफिनेटली उसको हम चर्चा का पार्ट बना सकते हैं, बट मेरी अभी जो मेरी टारगेट में जो है वो यही टॉपिक्स हैं जिनकी हम अभी बात करने वाले हैं, ठीक है ना। बाकी आपको लगता है इसके अलावा सर नहीं हमें इस टॉपिक में और प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली उस पर हम चर्चा कर सकते हैं बेटा, ठीक है, वहां उसको टेंशन आपको नहीं लेनी है। चलिए आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिनसे एग्जाम आता है, शेयर कैपिटल में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं वो है बायबैक।
बायबैक ऑफ शेयर। ये फ्रिक्वेंटली 4 to 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आता है। ये टॉपिक ऐसा है जो आपको हर बार देखने को मैक्सिमम टाइम आपको फ्रीक्वेंसी के साथ एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसकी आज हम बात करने वाले हैं और आज के अलावा हम इस पर कल भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। इन 2 लेक्चर में लूंगा, चाहे 40 से 45 मिनट का हो, जो भी 1.5 से 2 घंटे जो भी लगेगा। और मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया कि एटलीस्ट 10 क्वेश्चन हम इस पर डिस्कशन का पार्ट बनाएंगे। कुछ को मैं आपको रीड करके छोड़ दूंगा कि इजी होंगे तो, और कुछ लगेगा इन लार्ज है तो उनकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए आज हम बायबैक ऑफ शेयर की बात करेंगे। सबसे पहले हम बायबैक ऑफ शेयर की बात करते हैं, बायबैक होता क्या है, ठीक है। मैं कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लो आप कंपनी स्टार्ट करते हो, कंपनी के लिए चाहिए फंड। क्या चाहिए बेटा? फंड। अब फंड आप दो तरीके से लेते हो, एक ऑनर से लेते हो और एक आउटसाइड मार्केट से लेते हो। बोलो ना। इसको बेसिकली हम लायबिलिटी बोलते हैं और इसको हम इक्विटी बोलते हैं। बोलो हाँ और ना। मैं प्रेफरेंस शेयर को एज ए लायबिलिटी मान रहा हूं क्योंकि आप इंडेक्स पढ़ोगे कुछ दिनों के बाद। तो मैं अभी कह रहा हूं आपसे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को मैं एज ए डेप्ट मानूंगा, यानी मैं इसको यहां ट्रीट करूं, सॉरी इसको मैं यहां ट्रीट करूंगा, ठीक है ना। तो ऑनर में ओनली फॉर आएगा इक्विटी, और आउटसाइड लायबिलिटी के अंदर बताओ क्या क्या आएगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, डिवेंचर्स हैं, लोन्स है, अदर बोरोइंग है, ये यहां पर आएंगे। यानी कि इन दोनों में फर्क एक ही होता है, इनके रेस्पेक्ट में नो स्पेसिफिक टाइम फॉर पेरी पेमेंट। यानी कि इक्विटी के लिए पेमेंट का वादा नहीं होता है कि आपने पैसा लगा दिया तो आप भूल जाओ। अब जब पैसा कंपनी के पास बहुत सारा पड़ा होगा तो कंपनी को लगेगा कि नहीं अब हमें इनका पैसा लौटा देना चाहिए, मालिकों को पैसा वापस कर देना चाहिए, तो उसकी बात अलग है। बाकी इन एक्सेप्शनली केस को छोड़ दूं तो बाकी इनके लिए यहां पर कोई भी, यानी कि बेसिकली इनको पैसा लौटाने की गारंटी नहीं होती है, और गारंटी दे भी नहीं जाती है कि जो मालिक होते हैं उनको पैसा देना क्या है। मालिकों का पैसा है, मालिकों का धंधा है, मालिक बिजनेस से प्रॉफिट लेके जा रहे हैं, जो रेसिडुअल वैल्यू मालिकों का है। तो इस केस के अंदर यहां पर मालिकों को कोई पेमेंट नहीं दिया जाता है। क्लियर कहानी तक? चलिए, तो इनको पेमेंट का कोई भी क्या नहीं होता है, स्पेसिफिक डेट नहीं होता है, लेकिन इनके बारे में रीपेमेंट डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ टेकन ऑफ फंड। जिस दिन फंड ले रहे हो उसी दिन इनको स्पेसिफिक हो जाता है कि तुम्हारा पैसा लौटेगा। अब कब लौटेगा डेट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, डेट हो भी सकती है और डेट नहीं भी हो सकती है, बट इस बात का आश्वासन दिया गया है कि तुम्हें एक पर्टिकुलर डेट के बाद या पर्टिकुलर पीरियड के बाद कंपनी ऐसे पहुंचे तो आपको पैसा वापस से मिलेगा। आपको टेंशन नहीं है। स्पेसिफिक डेट भी हो सकती है भैया, जैसे प्रेफरेंस होते हैं रिडीमेबल होते हैं, इरिडीमेबल प्रेफरेंस होते इशू नहीं होते। जब रिडीमेबल है उनका रिडम्पशन होना है, रीपेमेंट होना है, इसका मतलब वो लायबिलिटी है। यानी कि जिसका पेमेंट करना फिक्स है उसको बोलते हैं लायबिलिटी। तो यहां पर स्टैंडर्ड बोलता है, एक बात बताओ, जब हम कंपनी चलाते हैं तो दो लोगों का पैसा होता है, एक होता है ऑनर का और एक होता है आउटसाइडर का। इनका फिक्स है पेमेंट करना, फिक्स्ड रीपेमेंट, इनको बोलते हैं रिडम्पशन। क्या बोलते हैं हम? रिडम्पशन ऑफ कैपिटल कह सकते हैं, डिवेंचर कह सकते हैं, और रीपेमेंट ऑफ लोन कह सकते हैं। बोलो हाय ना। इनका पेमेंट फिक्स है लौटाना, तो इनको बोलते हैं ये तरीका का। अब ऑनर है, इनको पैसा लौटाना नहीं है, तो इनका यदि फंड कंपनी लौटाना चाहती है, कंपनी के पास सफिशिएंट सोर्स हैं, कंपनी के पास सफिशिएंट फंड पड़े हैं, तो कंपनी इनको पैसे को रीपे करती है। रीपेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर, उस प्रोसेस को बोलते हैं बाईबैक। क्या बोलते हैं बेटा हम? बाईबैक। कंपनी ने जो मालिकों को शेयर दे रखे हैं उन शेयर को कंपनी वापस से ले लेती है, खरीद लेती है, ठीक है, और अपने पास रख लेती है। बोलो हाँ ना। इसी को बोलते हैं हम क्या? बाईबैक। यानी मैं कहूं तो यानी किसी लायबिलिटी का पेमेंट करना होता है उसको रिडम्पशन बोलते हैं या रीपेमेंट बोलते हैं। जब मालिकों को पैसा लौटा रहे होते हैं, जब पैसा बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो उस केस को बोलते हैं क्या बेटा? बाई बैक ऑफ शेयर कैपिटल। क्लियर है यहाँ तक कहानी? यदि यहां तक क्लियर है तो मैं थोड़ा आगे और चलूंगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये बैलेंस शीट है, यहां इक्विटी शेयर कैपिटल का है 5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस है 3 लाख। ध्यान से देखना, एनालिसिस वाला लिखा ज्यादा नहीं रहा हूं, बस थोड़ा सा 10-15 मिनट तो डिस्कस करूंगा इसके ऊपर। यह है डिवेंचर, मान लो 5 लाख, और करंट लायबिलिटी है 2 लाख की। तो बैलेंस शीट बन गई कितनी बताओ? 15 लाख की।
फिक्स्ड असेट्स हैं 12 लाख की, और करंट एसेट्स हमारे पास 3 लाख की। अब मुझे एक बात बताओ, ये लायबिलिटी है, ये इक्विटी का पैसा है, तो ये इक्विटी है, ये लायबिलिटी है, आउटसाइडर का है। मुझे एक बात बताओ, यदि मैं इनका पैसा लौटा देता हूं, इनका पैसा लौटा देता हूं, तो मुझे बताओ क्या इनको प्रॉब्लम नहीं होगी? बोलो, बात को समझो फंडामेंटल को, क्योंकि मैं अभी जो ट्रीटमेंट कराने वाला हूं, आगे जो बात करूंगा डेफिनेटली से लिंक होगा वो। मैंने क्या बोला, 8 लाख रुपए मालिकों ने लगाया हुआ है, वहीं पर 7 लाख रुपए आउटसाइडर का पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, टोटल मिला के 15 लाख का फंड लगा हुआ है। बोलो है ना? यदि मैं मान लो इनको 5 लाख रुपए लौटा दूं, मैं बोलूँ ठीक है हमारे पास पैसा बहुत सारा पड़ा है, हम इक्विटी से रोडर को पैसा लौटा देते हैं, हमने 5 लाख लौटा दिया, तो मुझे बताओ इनको प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? बोलो ना, क्योंकि मालिक हैं। यदि किसी कंपनी में से मालिक पैसा लेके जा रहा है या मालिक को हम पैसा लौटा रहे हैं, तो जो उधार का पैसा ले रखा है, तो क्रेडिटर को प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? जायज होगा? बोलो है ना? क्या होगा कि नहीं होगा? जायज है होना भी उनको ये, क्योंकि सोच के देखो रिस्क तो पूरी कितनी है इनकी। यदि इनका पैसा निकाल दिया तो रिस्क का बर्डन इनके ऊपर आ जाएगा। बोलो है ना? जब मालिक निकल गए तो मुझे बताओ वो लोग करेंगे क्या? वो भरोसे किसके भरोसे पर आए थे? मालिकों के भरोसे पर, और मालिकों ने पूरा पैसा ले लिया, तो यहां मुझे बताओ प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? होगी। इसी के रेस्पेक्ट में कंपनी एक्ट के अंदर कुछ प्रोविजन डाले गए, और कंपनी एक्ट जब प्रोविजन डाले गए तो उनकी आज हम चर्चा करने वाले कि भैया आप इनको पैसा दे रहे हो, आपके पास आउटसाइडर की लायबिलिटी बकाया है, उनको लायबिलिटी को बकाया होने के बावजूद भी यदि मालिकों को पैसा दे रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ प्रोविजन कंप्लायंस करने पड़ेंगे। उनकी हम बात यहां पर करने वाले। बात क्लियर समझ में आई नहीं है? मुझे बताओ मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि आपके पास एक तो बाहर के लोगों को पैसा लगाओ, खुद का पैसा। आप खुद का पैसा कैसे ले जाओगे? पहले बाहर के लोगों को चुकाना पड़ेगा, जो उधार पे पैसा ले उसको चुकाओ, फिर मालिकों को लेके जाओ। बोलो है ना? लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी यदि उधार के पैसे को चुकाने से पहले मालिकों को पैसे का रिटर्न कर रही होती है, तो उस केस में हम किस तरीके से कंप्लायंस होंगे? क्योंकि नहीं तो आउटसाइडर की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी डर की वजह से कंपनी क्या करती है, उनको लॉ क्या करता है, उनको कुछ प्रोविजन क्रिएट करता है कि भैया ठीक है ये प्रोविजन है, आप इन कंप्लायंसेस करो तो उनको पेमेंट आप कर सकते हो। अब इन्हीं कंप्लायंसेस की बात करने वाला हूं कि भैया हम इनको पेमेंट कैसे कर सकते हैं इनके बिना। उनकी कुछ लीगल कंप्लायंसेस हैं और उन्हीं को बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं कहूं तो बाई बैक के प्रोसेस से रिलेटेड कुछ हमारे पास क्या है, कुछ लीगल प्रोसेस है। अब हम यहां पर लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहीं से हमारा है चर्चा का विषय, और हम यहीं से बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, चलिए डाले टॉपिक, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। क्योंकि एक बात तो क्लियर है, बायबैक ओनली फॉर इक्विटी शेयर का होगा, क्योंकि मालिक हैं, मालिकों का पैसा ही यहां पर रिटर्न होगा। क्लियर है कहानी यहाँ तक? चलिए मैं सीधी सीधी बात करूंगा। पॉइंट नंबर, एज पर 767, एज पर सेक्शन 67 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, फॉलोइंग प्रोविजन इन रेस्पेक्ट ऑफ बायबैक। बायबैक के रेस्पेक्ट में कुछ प्रोविजन दिए हैं, मैं इनकी बात करूंगा। मैंने बोला ना मैं सीधी बात वही करूंगा जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, बाकी बात नहीं करूंगा। क्या बोलता है सोर्स ऑफ बायबैक, कि भैया बायबैक का सोर्स कहां से होगा? आप मालिकों को पैसा तो लौटा रहे हो, लेकिन मालिकों को पैसा लौटाने से पहले आप ये देखो लौटाओगे कहां से, अरेंजमेंट कहां से करोगे? 3 केस दे दिए। क्या? ट्रांसफर अमाउंट आउट ऑफ फ्री रिजर्व, या मैं कहूं तो ऐसा करो, आउट ऑफ फ्री रिजर्व। सेकंड, सिक्योरिटी प्रीमियम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
और लास्ट में क्या है बताओ? फ्रेश इशू और बायबैक। ऐसा क्यों हुआ, कंसेप्ट समझा रहा हूं। मैंने आपसे बोला था ना कि भैया बैलेंस शीट है, 10 लाख मालिकों का है, 5 लाख आउटसाइडर का है। आप पहले इनको 5 लाख दे रहे हो, तो ये बोलते हैं इनको पहले पेमेंट कैसे कर सकते हो? तो लॉ बोलता है कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, आप जितना पैसा दे रहे हो आप उतना पैसा ब्लॉक कर दो। जैसे आप 10 लाख में से 5 लाख का दे रहे हो, तो या तो 5 लाख क्या करो, जो फ्री रिजर्व है उन फ्री रिजर्व से पैसा निकालो और एक सीआरआर क्रिएट कर दो। ये स्पेसिफिक नेचर का है, यानी पैसा ब्लॉक कर दिया, यानी इस पैसे का आप यूज कहीं नहीं कर पाओगे। तो बोला कि हमें उतने के बराबर का पैसा जो आप पे कर रहे हो, उतने के बराबर का पैसा पहले ब्लॉक करो। जितना पेमेंट कर रहे हो उतने का अरेंजमेंट भी करो। तो हमने एक रिजर्व से पैसा निकाला और दूसरे रिजर्व में क्रिएट कर दिया। या पर ऐसा करो, मान लो 5 लाख रुपए के इक्विटी शेयर को पेमेंट कर रहे हो, तो 5 लाख की नई इक्विटी रेशियो कर दो। बोलो, 5 लाख का शेयर का पेमेंट कर रहे हो तो 5 लाख के नए शेयर इशू कर दो। यानी कि आपकी बैलेंस शीट में मालिकों का प्रोपोर्शन कम नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो इसका मतलब आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्रिएटर को, अदरवाइज क्रिएटर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लॉ बोलता है ठीक है, जितना आप पैसा आप रीपे कर रहे हो उतने का अरेंजमेंट कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे अरेंजमेंट के यहाँ पर तरीके बता दिए कि भैया देखो, आप यहाँ से फ्री रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम का, और फ्रेश इशू के द्वारा भी आप कर सकते हो। ठीक है ना? नीचे लिखे पिन पॉइंट, फॉलोइंग रिजर्व्स आर फ्री रिजर्व। ये इंपॉर्टेंट है, इसको घोंट के पी जाना कि फ्री रिजर्व में क्या क्या आता है। फ्री रिजर्व में क्या क्या आता है, या ऐसा करो, आर नॉट फ्री रिजर्व, ये कर लो, एक्सेप्शन ले लो आप। आर नॉट, डी आर आर, सी आर आर, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन, स्टेटूटरी रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, पार्ट नॉट रियलाइज इन कैश, वो वाला हिस्सा जो कैश में नहीं मिल सकता, वो वाला हिस्सा जो कैश में नहीं मिल सकता, वो वाला हिस्सा जो कैश में नहीं मिल सकता। ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये नेगेटिव लिस्ट है, यानी कहते हैं नॉट इंक्लूड इन फ्री रिजर्व, ये फ्री रिजर्व में शामिल नहीं होंगे। पहला पॉइंट। इसके अलावा सी पॉइंट, कंडीशंस फॉर बाईबैक, जो आपको याद रखनी है, क्या क्या है? पहला बोला, अथोराइज्ड बाय आर्टिकल, बाय पासिंग एसआर, बायबैक ओनली फॉर फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर। ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट तो ये भी है, एक क्वेश्चन में आएगा, आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा इस पर कि आपके जो अथोराइज कैपिटल है उससे बियॉन्ड हो रही है, आपने क्या किया है। सॉरी, वो बोनस में आता है, यहाँ नहीं आता है। ठीक है, ये भी जरूरी है, बस यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये ज्यादा रिलेवेंट है, ये कंडीशन। ठीक है, और
और तीसरा है क्या, थ्री टेस्ट कंडीशन, थ्री टेस्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। ये और ये भी इंपॉर्टेंट है। नीचे आ जाओ, थ्री टेस्ट कंडीशन क्या है, स्टार लगा दो। थ्री टेस्ट कंडीशन क्या है, मैक्सिमम बायबैक इन ए ईयर, इससे ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते आप। क्या बताओ, पहला टेस्ट, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, बोलता देखो कितना कर सकते हो लास्ट, कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। एग्जाम्पल के लिए, आउटस्टैंडिंग शेयर है 10 लाख, तो आप मैक्सिमम बायबैक करोगे 10 लाख का 25%, यानी कि 2.5 लाख शेयर से ज्यादा का आप बायबैक नहीं कर सकते। ये नंबर ऑफ शेयर है, पहली कंडीशन। और और सोर्स टेस्ट डज नॉट एक्सीड 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। ये मैक्सिमम फंड है, मैक्सिमम फंड बायबैक इतने का कर सकते हो। मैं इनको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करूं तो 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व डिवाइड बाय बायबैक, बायबैक प्राइस। क्या बेटा, बायबैक प्राइस। तो यानी कि इतने नंबर ऑफ शेयर कर सकता हूं मैं। जैसे आपके पास 25 लाख रुपए कैपिटल थी, 5 लाख के क्या थे, रिजर्व थे फ्री वाले, और आपकी जो प्राइस थी वो 100 रुपए थी बायबैक की। तो मुझे बताओ कितने मैक्सिमम कर पाओगे, 30 लाख हो गया, 100 यानी कि 30,000 इक्विटी शेयर का बायबैक कर पाओगे। पहली कंडीशन के हिसाब से 25 था, दूसरे के हिसाब से 30,000 था, और लास्ट बोलता है डेप्ट इक्विटी प्रपोर्शन डज नॉट एक्सीड 2:1। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके रियर केस में आएगा। यदि जिस केस में ये आपको समझाना पड़े तो समझ लो आपके क्वेश्चन लास्ट लेवल है। आपको देखना पड़ेगा कि आफ्टर बायबैक आपका जो प्रपोर्शन है डेप्ट इक्विटी का वो 2:1 को एक्सीड नहीं करना चाहिए। यदि आपका प्रपोर्शन 2:1 को एक्सीड कर रहा है तो इसका मतलब आप बायबैक नहीं कर पाओगे। आपको उतने तक मैक्सिमम बायबैक करना है जितने तक आपके प्रपोर्शन मेंटेन रहे, आप उससे ऊपर नहीं जाओगे। क्लियर है? तो आपको जैसे ही आपको बायबैक करना है देखना पड़ेगा कि आपको इक्विटी और डेप्ट का जो प्रपोर्शन है क्या वो 2:1 के इक्वल है या उससे कम है। ज्यादा है तो आपको ज्यादा वाले पार्ट को इग्नोर करना पड़ेगा। 3 कंडीशन है ये। अब यहां बोलता क्या, मैक्सिमम बायबैक, लोअर ऑफ फॉलोइंग। आप तीनों लोअर ऑफ अबव, आपको तीनों को निकालना। मान लो इसके हिसाब से आते हैं आपको शेयर, इसके हिसाब से आते हैं मान लो कितने, 22,500। तो यहां कितने हैं 22,500, यहां कितने हैं बताओ 30,000,
यहां बताओ कितने, 25,000। तो बताओ तीनों में से कम कितना है, 22,500। तो मैक्सिमम बायबैक जो करोगे आप, वो करोगे 22,500 शेयर्स का। क्लियर है? बस मुझे यही समझाना था इस कंडीशन के द्वारा। बोलो, इसको फटाफट से नोट करो, फटाफट से, फटाफट से करो। हो गया खत्म। अब मैं एंट्री पर आऊंगा, फिर 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, और फिर एक नए सेशन के अंदर इसकी बाकी टॉपिक को मैं खत्म करूंगा। बाकी सेशन में इसको मैं खत्म करूंगा, ठीक है? चलिए, मानता हूं थोड़ी स्पीड ज्यादा है बोलने की भी, क्योंकि आपको पता है टाइम बड़ा लैक है। ये टॉपिक जहां पर आपके 8-8 9-9 घंटे के जाते हैं, वहां पर आपके 1.5 से 2 घंटे में टॉपिक खत्म कराना है। और अब तक का फंडामेंटल ओनली फॉर जो रिलेवेंट था वो आपको पहले बोल चुका हूं मैं। पहला तो ये था कि आपको फ्री रिजर्व में कौन कौन से लेने हैं। दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि भैया बायबैक ओनली फॉर फुल्ली पेड अप का होगा। यदि कोई इक्विटी शेयर पार्टली पेड अप है तो पहले उनको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना है, देन उसके बाद उनको क्या करना है, बायबैक करना है। तीसरी कंडीशन है, आपको कंडीशन सेटिस्फाइड करके चलनी है। कोई भी एक भी कंडीशन का वायलेशन हो रहा है, यदि एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। तो यानी 3 लिमिट चेक करोगे। 3 लिमिट में से जो सबसे मिनिमम आएगा या सबसे कम आएगा, हम उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर का बायबैक कर सकते हैं एट द टाइम इन ए फाइनेंशियल ईयर। यानी कि ध्यान, इन ए फाइनेंशियल ईयर है, इन ए करंट फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर में। इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है? चले हम आगे। अब हम आएंगे अकाउंटिंग एंट्री पर। बहुत आसान आसान सी एंट्रियां हैं जिनकी हम बात करेंगे। कौन सा पॉइंट है बताओ? सेकंड, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर बायबैक। मैं अभी बोल रहा हूं, मैं चाहे एंट्री के नीचे नरेशन लिखाऊं या ना लिखाऊं, आपको एग्जाम में नरेशन लिखना मैंडेटरी है। आप नरेशन को इग्नोर नहीं करके आओगे, ठीक है? फॉर ड्यू बायबैक के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, और प्रीमियम पे है तो प्रीमियम ऑन बायबैक। ये ड्यू की है। जब आप उनको ड्यू करोगे, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करते हैं तो क्रेडिट होती है, अब कैंसिल करनी पड़ेगी। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कर दो। ये पैसा लेने की थी, आपको पैसा देना है वापस, तो एंट्री रिवर्स कर दोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोलो है ना? तो मैं यही करने वाला हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया, बोलो है ना? बैंक को क्रेडिट करना बाकी रह गया, उसकी अभी बात करूंगा मैं, ठीक है? तो एंट्री में किसी को दिक्कत हो, कंफ्यूजन पूछ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मान के चलता हूं कि आपको शेयर कैपिटल एंट्री भली बाती से आती है। सेकंड, अब आपके लॉ की कंप्लायंस बोलती है कि ठीक है आपने कर लिया। अब दो चीजें हैं आपके पास, एक तो प्रीमियम का लॉस है, बोलो है ना? दूसरा, आपको इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसिल करनी है या ब्रॉट बैक करनी है, ब्रॉट बैक करनी है। तो आपको इतने के बराबर का, आपको 67 के हिसाब, सेक्शन 67 के हिसाब से कंप्लायंस देखनी पड़ेगी। या तो फ्री रिजर्व से करो, या फ्रेश इशू से करो, या फिर आप इसके क्या करो, सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट करो, बोलो है ना? आपको इसके फंड का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए यहां पर बोला गया कि आप सबसे पहले, फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी है, पहले इसका इंतजाम करो कि भैया पहले जो प्रीमियम का लॉस है उसको एडजस्ट करो। यदि इसकी व्यवस्था ही नहीं कर पा रहे हो, सोच के देखो, आप इक्विटी शेयर कैपिटल पर जो प्रीमियम पे कर रहे हो, आप उसी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो, तो क्या कैपिटल लॉट में सफिशिएंट फंड होंगे? नहीं। इसीलिए स्टैंडर्ड बोलता है कि पहले आप लॉस को अरेंज करो। तो आपका लॉस वाला ये है, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूं, टू प्रीमियम ऑन बाईबैक। कहां से करूंगा बताओ बेटा? यदि सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस पड़ा है तो वहां से चलूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और वहां से भी नहीं तो फ्री रिजर्व से लूंगा, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्लियर है कहानी? ये तब आएगा जब ये नहीं होगा, यह सफिशियंट नहीं है। क्लियर है? ये क्या बताओ, लिख लो। सेकंड, अरेंजमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन बाईबैक। तीसरी एंट्री बताओ। अब मैंने आपको दो चीज बताई थी, कसम खा लो इस बात की, दो चीज देखनी है आपको। पहले प्रीमियम का लॉस, फर्स्ट
सेकंड अरेंजमेंट करना है कैपिटल के पेमेंट के लिए, तो आपके प्रीमियम का तो एडजस्टमेंट कर लिया, अब करोगे क्रेडिट किसका बताओ, अब किसका इंतजाम करोगे, किसका इंतजाम करोगे, कैपिटल का। तो कैपिटल के इंतजाम करने दो तरीके, इफ बाय बैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बताओ क्या डालोगे, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और टू कर दोगे CRR, ये क्रिएट करोगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। आप अपना जो रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट हैं उनको कन्वर्ट कर दोगे कैपिटल नेचर में, मैंने बोला था ब्लॉक करोगे पैसा, आप पैसे को ब्लॉक कर दोगे यहां पर, ठीक है। ये किसकी बताओ बेटा, ये क्रिएशन ऑफ CRR भी कह सकते हो इसको, या कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ प्रेफरेंस इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल पेमेंट के रेस्पेक्ट में। बी, बी इफ बायबैक बाय फ्रेश इशू। तो बताओ क्या करोगे, शेयर इशू कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्लियर है। और लास्ट बताओ क्या करोगे, पेमेंट बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आपने ऊपर एंट्री डाली थी, बताओ क्या, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैंने आपको बोला था कि एंट्री होनी चाहिए, क्या बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही होनी चाहिए अल्टीमेटली। आप इसको देख लो एडजस्ट करके, इक्विटी शेयर होल्डर से इक्विटी शेयर होल्डर कट जाएगा, यहां पर देखो ये कट जाएगा, प्रीमियम है तो वो पेमेंट होगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल से ये भी कट जाएगा बैंक, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप एंट्री क्या बनेगा, बस इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, और यही होनी चाहिए, और यही एंट्री कर रखी है, ठीक है। एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन कराएंगे जिससे होगा भाई, आगे बात करेंगे अदरवाइज। छोटे छोटे केसों से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे अपन लोग, चलिए। चलिए देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है एक, और क्या बोल रहा है कि एक्स, ये CMA स्टडी मेट है, सोर्स लिखा हुआ है स्टडी मेट का है, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स कंपनी लिमिटेड बाय बैक इट्स ओन 2 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल 10 ईच एट पार पे कर रही है। द कंपनी हैज सफिशिएंट प्रॉफिट्स अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड बिसाइड्स जनरल रिजर्व, नो फ्रेश इशू ऑफ शेयर इज मेड फॉर दिस पर्पज, द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप एंड जनरल ट्रीटमेंट। देखिए क्या बोला गया है, सिंपल सी बात बोल रहा है कि भैया देखो, हमने यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, ये सीट आपको नीचे मिल जाएगी, ठीक है ना, ये आपको सीट यहाँ मिल जाएगी। बात चाहो तो सीए में स्टडी मेट आप ले सकते हो, एडिशनल क्वेश्चन होंगे वो सीए स्टडी मेट के मिलेंगे आपको, या पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के होंगे वो आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप वहां मत जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन सीट आपको मिल जाएगी। कह रहा है कि देखो हमने कंपनी है, हमने टोटल नंबर ऑफ बायबैक इक्विटी शेयर कितने बताओ बेटा, 2 लाख, और पेमेंट करा 10 के हिसाब से, टोटल हमें 20 लाख का पेमेंट करना है, और एट पार पर है। तो मेरे पास अरेंजमेंट दो के होते हैं, एक होता प्रीमियम का ऑन बायबैक पर कोई है तो फर्स्ट इसको अरेंज करूंगा, और सेकंड कैपिटल का अरेंजमेंट करूंगा यदि आउट ऑफ फ्री रिजर्व किया है तो, आउट ऑफ फ्री रिजर्व किया है तो। और क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व अवेलेबल हैं, और यदि वहां नहीं है तो फिर जनरल रिजर्व से एडजस्ट कर लो।
आपको फ्रेश इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यानी मैं सिंपल सा कह दूं, दिस केस इज कौन सा बताओ बेटा, आउट ऑफ रिजर्व वाला। तो मुझे बताओ एंट्री में क्या डालूंगा, सबसे पहले एंट्री क्या डालूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितनी होती है बताओ, 20 लाख रुपए की, टू इक्विटी शेयर होल्डर, कितनी बताओ बेटा, 20 लाख का। ठीक है, सॉरी। चलिए, अब आप इसको रीपे करने से पहले, बायबैक करने से पहले, पेमेंट करने से पहले आप अरेंजमेंट करोगे फंड का। तो मैंने बोला जितनी नॉमिनल वैल्यू है, जितनी नॉमिनल, मैंने क्या बोला, नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक के बराबर नॉमिनल वैल्यू ऑफ, सॉरी, बराबर के नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक क्रिएट करना सीआरआर। कहां से करना बेटा, फ्री रिजर्व से। कहां से करना है, फ्री रिजर्व से। ठीक है, आओ, तो मैं बताओ क्या करूंगा, इसको नोट नहीं करना है, क्या करूंगा, मैं फ्री रिजर्व से पैसा निकालूंगा, कुछ नहीं बोला गया, मेरे पास रिजर्व सफिशिएंट है, अकाउंट डेबिट, और टू, और लिखो जनरल रिजर्व लिख सकते हो, सीआरआर कितने का बेटा बताओ, 20 लाख का। अब क्या पेमेंट कर दोगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट और टू कर दो बैंक, कितने का बेटा बताओ, 20 लाख का। बैलेंस शीट नहीं है, नहीं बैलेंस शीट भी बना के दिखाता आपके लिए कि बैलेंस शीट कैसे बनेगी, आगे के क्वेश्चन में आएगी तब बात करेंगे। बोलो हाँ ना, फटाफट से नोट करो इसको, फटाफट से नोट करो। रिवीजन है, नहीं तो इसको बहुत स्लो ले रहे होते हम लोग। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, कि बोल रहा है कि बीसीजी कंपनी लिमिटेड रिजॉल्व बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, उन्होंने एसआर पास कर दिया टू बाय बैक 2 लाख इक्विटी शेयर का पेमेंट करना है। इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू 10 ईच है, 8 हैज बीन पेड अप है, ध्यान रखना 10 रुपए का शेयर है, 8 है, तो इसका मतलब पार्टली पेड अप है, ये पार्टली पेड अप है। पहले इसको कन्वर्ट करोगे फुल्ली पेड अप में, बोलो हाँ ना, पहले फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करोगे। द जनरल रिजर्व बैलेंस अवेलेबल 50 लाख का, कोई दिक्कत नहीं है, नो फ्रेश इशू रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि पूरा मामला रिजर्व में पड़ा हुआ है। तो मुझे बताओ सबसे पहले बायबैक करने से पहले जो आपके पास पार्टली पेड अप है उसके पैसा मांगो, नहीं मांगोगे, मांगोगे, तो मैं क्या कहेंगे बताओ, फाइनल कॉल फाइनल कॉल ऑफ, या इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना बताओ बेटा, 2 रुपए मांग रहा हूं, कितने शेयर पर है, 2 लाख पर, तो 4 लाख रुपए ये पैसा मिलेगा पहले मुझे, मैं मान रहा हूं कि पैसा मिल जाएगा, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। पहले इसको आप फुल्ली पेड अप करोगे, अब आपका पूरा पैसा आ गया, अब बायबैक का प्रोसेस स्टार्ट कर दो। बायबैक के लिए पहले वही करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल पार पे हो रहा है, डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, कितने का बताओ, प्रीमियम पे तो नहीं है, नहीं है, तो सीधा हो गया, कितने का बताओ, 2 लाख मल्टीप्लाई 10, तो 20 लाख, यहां पर भी 20 लाख। अब क्या करोगे बताओ, इसका अरेंजमेंट करोगे, तो आपके पास दे रखा किसके नाम से बताओ, जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व का इस्तेमाल करोगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कर दोगे सीआरआर, कितने का बताओ बेटा, 20 लाख का, और लास्ट एंट्री बताओ क्या डालोगे पेमेंट करने की, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कर दोगे बैंक। क्लियर है, कितने का, पूरा 20 लाख का। बोलो एंट्री नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, अभी हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और इन लार्ज क्वेश्चन से कल के आपके लेक्चर मिलेगा जिसमें बैलेंस शीट का प्रिपरेशन भी आपको मैं सिखाऊंगा।
ठीक है, चलिए आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, मैं हो सकता है मैं यहीं पर खत्म कर दूं इस क्वेश्चन को। शेयर कैपिटल ऑफ बीटा लिमिटेड, बीटा कंपनी लिमिटेड कंसिस्ट 1 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच, 25,000 प्रेफरेंस शेयर 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप है। इट्स सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस पड़ा हुआ है 40,000 का। जनरल रिजर्व में 7 लाख का है। द कंपनी डिसाइड टू बाय बैक 20,000 इक्विटी शेयर 12। जब भी आप पास टोटल शेयर दे रखें और बायबैक नंबर ऑफ शेयर दे रखें तो देख लीजिएगा कहीं 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग, क्योंकि कंडीशन है ना इक्विटी शेयर तो नहीं है। टोटल 1 लाख का है, 1 लाख का 25% बनता है कितना बताओ, 25,000। इन 25,000 तक बायबैक कर सकता है, बट कर कितना रहा है 20, तो अप्लाई कितना होगा 20,000 वाला। क्लियर है कहानी तक? ये कुछ बातें आप थोड़ा देख लेना, ये बहुत जरूरी भी है, ठीक है ना। इन बातों को ध्यान रखते हुए आपको चलना है। चलिए अब यहां से आगे बढ़ना है कि भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कुछ नहीं करना है, आपको एंट्री करनी है और 12 रुपए पर बायबैक करना है। कितने पे करना है? 12 रुपए पर, 12 रुपए पर बायबैक करना है। तो आओ फटाफट से। तो सबसे पहले बताओ क्या करोगे,